Hi friends, welcome to my YouTube channel Sanjay Academy. Today we learn about principles of language teaching. आज हम लोग जो इंग्लिश के पेडागोजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब इंग्लिश को किन किन रूल्स से, किन किन सिद्धांत से, प्रिंसिपल से पढ़ानी चाहिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 16 है टोटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनमें से कल हम 10 को पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरह से। तो जिसने भी क्लास फर्स्ट ना देखी है वो पहले क्लास फर्स्ट देख ले, बाद में सेकेंड देखे, क्योंकि सभी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब आज जो हमारे बचे हुए हैं हम उनको कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो छोटी ही क्लास होने वाली है क्योंकि 11 से पढ़ेंगे मात्र 16 तक। ठीक है, और इस ये हमेशा पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये आते हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत से आ रहे आते हैं सीटेट में। तो अगर आप इन्होंने आज आपने इनको अगर अच्छे से कर लिया तो फिर आपको इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आराम से समझ कर चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, हिंदी में इसको कहते हैं तत्परता का नियम। अब ध्यान कीजिए, जब हमने सीडीपी में थॉर्नडाइक को पढ़ाया था तो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, तो उन्होंने एक सीखने का नियम दिया था, तत्परता का नियम, जो उनका मुख्य नियम था, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। इसका मतलब ये होता है, अगर हम किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को सीखने के लिए जितने ज़्यादा तत्पर होंगे, जितने ज़्यादा उत्साहित होंगे, लालायित होंगे, उतनी ही उस काम को हम अच्छी प्रकार से सीख पाएंगे। देखिए, लर्निंग इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन लर्नर्स आर रेडी टू लर्न इट। जब लर्नर है वो बिल्कुल रेडी है पढ़ने के लिए, हाँ सर पढ़ाइए, मैं पढ़ने के लिए रेडी हूँ, मुझे पढ़ना है, ठीक है, तब उनकी समझ में सबसे ज़्यादा आएगा। Sometimes learners are unable to show interest in learning due to state of anxiety, frustration, inactiveness। कभी कभी जो क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड है, एंजाइटी है उनके अंदर, इनएक्टिव है, पढ़ने के प्रति उनका मोटिवेशन नहीं है, वो तत्पर नहीं है, ठीक है, वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या टेक्निक अपनाओ जिससे कि वो पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाए और एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल आए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा कारगर है। आप उनको कोई कहानी सुनाओ, ठीक है, कोई एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवा दो जिसमें उनका सबसे ज़्यादा मन लगता हो, जिससे वो खुशी हो जाए, बस पढ़ने के लिए राज़ी हो जाएँ। यूजिंग विजुअल और ऑडियो विजुअल डिवाइसेस, कोई वीडियो वगैरह दिखा दो या कोई फ़ोटो वगैरह उनको दिखा दो, जिसको देखकर वो उत्साहित हो जाएँ, तत्पर हो जाएँ, पढ़ने के लिए रेडी हो जाएँ। परफॉर्मिंग गेम्स लाइक एक्सरसाइज, उनको कोई परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज से, गेम के माध्यम से एक्सरसाइज कराओ, जिससे उनका गेम भी हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक ने दिया था, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा आगे है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, मतलब अभिव्यक्त करने का सिद्धांत। अब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, अब आपको उस लैंग्वेज में बोलने के अवसर दिए नहीं जा रहे हैं, बस सीख रहे हैं, तो आपको बोलना नहीं आएगा, ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सीखने के लिए, बोलने के लिए। आप केवल पढ़ते रहे, अगर उसको एक्सप्रेस ना कर पाए तो आपका एक्सपोजर है ही नहीं, मतलब आप उस चीज़ को एक्सपोज नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं। Learners should be exposed to the language familiar environment so that they get maximum opportunity to listen and speak। मतलब जो बच्चे होते हैं, सीखने वाले होते हैं, वो अपने जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, जो फेमिलियर होता है, जिस माहौल में वो लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, ऐसा ही माहौल उनको देना चाहिए बोलने के लिए, ठीक है, लिसन करने के लिए और स्पीक करने के लिए, बोलने और सुनने के लिए, तभी वो ज़्यादा अच्छी प्रकार से किसी भी लैंग्वेज को सीख पाएँगे। जैसे इंग्लिश आप उनको सिखा रहे हैं, अब आप केवल सिखाए जा रहे हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। इस इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स होता है तो उसमें स्पीकिंग करवाई जाती है। क्यों? अगर आप सुनते ही रहे, बोले ना, तब आपको सीखना नहीं आएगा, तब आपको स्पीकिंग नहीं आएगी, ठीक है? तो आप बच्चों के लिए कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिससे कि बच्चे बोलने लगें, उस एनवायरनमेंट बोलने का प्रयास करें, गलत बोलें, कम बोलें, लेकिन बोले तो कम से कम, एक्सपोज़र तो उनका बढ़े। एनसीएफ ने यही तो बात की है एक्सपोज़र की। तो इन्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड, कैसे क्रिएट करेंगे आप? यूजिंग ऑडियो और ऑडियो विजुअल डिवाइसेस, मतलब वीडियो वगैरह दिखा दिया, फिर कहा कि इसके ऊपर कुछ बोलो,
अगर तुम इसी स्थिति में होगे, मान ली कोई मूवी दिखा दी कि हाँ इस मूवी में ये हो रहा है, अगर इंग्लिश की है, इंग्लिश सीख रहे तो बताओ अगर तुम इस जगह पर हो तुम क्या कहते, तुम क्या बोलते। फार्मिंग लैंग्वेज लैब्स, ठीक है, लैंग्वेज लैब वो बना दिया। डिस्ट्रीब्यूटिंग पंपलेट्स बंटवा दिए। अब कहा कि अब इनको पढ़ो पंपलेट्स को, अब इसको बोल के दिखाओ तुमने क्या पढ़ा, ठीक है, उसको एक्सपोज करो। डिस्प्लेइंग चार्ट, कोई चार्ट वगैरह दिखा दिया, फिर उस पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा। तो ये हम जो है बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, अवसर देने के लिए इन कामों को करते हैं, ठीक है। क्यों? जिससे बच्चे का एक्सपोजर बढ़ जाए भाषा में और भाषा को अच्छी प्रकार से सीख जाए। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना, वो मैंने हाईलाइट की है, यूज अ मदर टंग शुड बी मिनिमाइज्ड और अवॉइडेड। आप जितने बच्चे की मदर टंग, ठीक है, अवॉइड करेंगे, कम करेंगे, वो उस लैंग्वेज को, फॉरेन लैंग्वेज को उतनी ही अच्छी प्रकार से, ज़्यादा इफेक्टिव वे में सीख पाएगा। इससे पता क्या होगा, अगर जो मदर टंग का यूज ही करता रहेगा तब वो ट्रांसलेट कर करके बोलेगा, सीखेगा। अब मान लीजिए मैंने आपको एक जो पेन दिखा दिया, ठीक है, पेन दिखा दिया, ठीक है, तब मैंने इसका नाम आपको पेन बता दिया, तो बस पेन पेन ही है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको कलम बताऊंगा आपको कि हिंदी में इसको कलम कहते हैं, बस। तब आपने अगर सीख लिया कि इंग्लिश में इसको पेन कहते हैं, तो भाई ये पेन ही है। तो आपका डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया, तो आपका एक्सपोजर जो होगा वो पेन के ही रूप में होगा। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल एक्सपोजर टू लैंग्वेज में कि जो मातृभाषा का प्रयोग है उसको कम करना चाहिए या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आए, ठीक है, हो सकता है पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक दो बार और देख लेना, और जो भी डाउट हो बिल्कुल आप पूछ लिया करें, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, जीवन से समन्वय का सिद्धांत। अगर आप कोई भी चीज़ किसी को पढ़ा रहे तो उसकी जो रियल लाइफ है उससे कोरिलेट करके पढ़ाइए, कि इसको रियल लाइफ में क्या कहते हैं, अपने इन्वायरमेंट में क्या कहते हैं, ठीक है, सोशल रिफ्लेंस, सोशल इन्वायरमेंट में इसको क्या कहेंगे। टू मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल, लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए एज फार एज पॉसिबल द सब्जेक्ट मैटर शुड बी को रिलेटेड विद रियल लाइफ, रियल लाइफ के साथ उसको जोड़ना चाहिए। इट शुड बी को रिलेटेड विद कस्टम्स, जो हमारी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, एटसेट्रा द सोसाइटी टू विच लर्नर्स बिलोंग, मतलब कोई लर्नर है वो जिस भी सोसाइटी से बिलोंग करता है तो उसकी कस्टम्स क्या है, प्रथाएं क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, तो उनसे रिलेट कर 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 आप सिखाइए, ठीक है, क्योंकि उसके साथ बच्चे के जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो बाई बर्थ है, जन्म से ही है, ठीक है। तो उसकी समझ में ज़्यादा आ जाए कि भाई इसको रियल लाइफ में ये कहते हैं। जैसे आप बच्चे को फ्लड पढ़ा रहे हैं कि फ्लड, ठीक है, फ्लड अच्छे से लिखते हैं। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं फ्लड, ठीक है। अब बच्चा जानता ही नहीं फ्लड क्या होती है। आपने क्या किया कि अगर बच्चा इस ऐसे किसी मतलब कि सोसाइटी से बिलोंग करता है या इस एरिया जियोग्राफिकल एरिया में रहता है जहाँ पर बाढ़ सबसे ज़्यादा आती रहती है, ठीक है, तब उसको कोरिलेट करके बताइए कि जो जो पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, घरों में भर जाता है, इस तरह से अगर छोटे बच्चे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं, ठीक है। तो इससे बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। इसी प्रकार से और भी कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, इसका मतलब क्या है, करेक्ट एंड एक्यूरेट वर्ड्स शुड बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द कंटेंट। जब भी आप कंटेंट को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को सिखा रहे हैं, तो आप पहले तो अपने आप से खुद करेक्ट वर्ड बोले, प्रोनाउंसिएशन आपका सही हो, इंटोनेशन सही हो, स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो भी फॉलो किया जाना चाहिए। एक्सप्रेशन शुड आल्सो बी करेक्ट एंड एक्यूरेट, जो आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, आपका जो बोलने का ढंग है, साउंड है, ठीक है, वो सही होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि इमिटेशन का रूल यहाँ पर लगेगा। अगर मान लीजिए टीचर सिखाने वाला ही वो इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, स्पेलिंग लिख रहा है, ठीक है,
सही से इंटोनेशन नहीं बता पा रहा है, तब जो बच्चे होंगे वो भी उसी प्रकार से सीखेंगे। तो पहले तो टीचर को जो है रोल मॉडल की तरह काम करना चाहिए, सही बोलना चाहिए, तो जिससे कि बच्चे जो है सही प्रकार से बोल पाएँ और सीख पाएँ। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। 15 क्या है? 15 देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क, इसका मतलब है समूह का सिद्धांत। ग्रुप एक्टिविटी हेल्प्स इन लर्नर्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब ग्रुप में बच्चे होंगे, मान लीजिए ग्रुप है 4 बच्चों का या 5 बच्चों का, तब ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो क्या होगा, इनका जो एक्सपोजर होगा वो बढ़ेगा और बोलने के इनको अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज टू यूज द लैंग्वेज इन ए फोकस्ड मैनर। अपनी ये लैंग्वेज को बोल पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी कम भी बोलेंगे, गलत भी बोलेंगे, कोई बात नहीं, सही बोलने लगे, क्योंकि है तो इनके साथ वाले ही। तो जो ग्रुप में होते हैं वो बच्चे ज़्यादा अच्छे प्रकार से सीखते हैं। ये ग्रुप एक्टिविटी से आप बाइगोट्स्की जी को जोड़िए, बाइगोट्स्की जी ने, ठीक है, बाइगोट्स्की जी ने क्या कहा है, जो सोशल इंटरेक्शन होती है, बच्चे उससे सबसे ज़्यादा लैंग्वेज को सीखते हैं इंटरेक्शन के माध्यम से। तो वो प्रिंसिपल यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, पहले लैंग्वेज, बाद में थॉट, और पहले लर्निंग, बाद में डेवलपमेंट। इन 2 पॉइंट्स की बात की है बाइगोट्स्की जी ने। इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ भी चुके हैं सीडीपी में। आ जाइए, लास्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर लिख लीजिए, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा ही जाता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत। अब आप कोई भी सिद्धांत से पढ़ लीजिए, किसी भी प्रकार से पढ़ लीजिए, अगर आप स्वयं से उस काम को नहीं कर रहे हैं, अपने आप सेल्फ से इसको नहीं कर रहे हैं, तब वो काम आपको करना नहीं आएगा। जैसा कि एनसीएफ 2005 में डायरेक्ट लिखा है, क्या लिखा है कि लर्निंग इज हार्ट ऑफ एक्टिविटी इज हार्ट ऑफ लर्निंग। जो एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी जो है वो सीखने का हार्ट है, मतलब हृदय है, मुख्य है, मेन चीज है एक्टिविटी। और एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि एक्टिविटी बच्चा अपने आप से करेगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करे, अपने हाथ से कर कर के सीखेगा, जिससे उसको ज़्यादा समझ में आएगा, उसका सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा परमानेंट रहेगा। सेम प्रकार से इसमें हमको लगाना है, देखिए, दिस प्रिंसिपल इम्फेसाइज एक्वायरिंग स्किल्स बाय डूइंग। जो भी स्किल है, LSRW है, LSRW है, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इनके लिए अपने आप से भी कर कर के सीखो। एक बार सीख लिया, फिर उसको रिवीजन करो, एक्सरसाइज उस पर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सीखने की क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। और क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चाइल्ड इज इनकरेजेड, चाइल्ड को इनकरेज किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए टू लर्न ए लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि हम इन रूल्स को, प्रिंसिपल्स को किसमें पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश। तो इसलिए यहाँ पर भाषा की बात की गई।